हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीबी 2018 में जो एग्जाम कराया था मध्य प्रदेश जेलबेरी का, उसका जनरल साइंस लेकर के हम आ गए हैं आपके लिए। देखिए, इससे पहले जो है हमने आपको हिंदी का सॉल्व करा दिया था। 29 सितंबर वाले एग्जाम्स की हम बात कर रहे हैं, तो हिंदी हमने आपको सॉल्व करा दी थी। और जनरल अवेयरनेस के जो प्रश्न आते हैं, जो जीएस के प्रश्न आते हैं, जिसमें एमपी भी आती है, उन दोनों टॉपिक को हमने यहाँ पर सॉल्व करा दिया था। अब हम आपके लिए जनरल साइंस लेकर के आ गए हैं। तो देखिए, ये प्रश्न जो है घूम फिर करके सारे एग्जाम्स में यही प्रश्न घुमा फिरा करके आते रहते हैं। एमपी के किसी भी एग्जाम्स की हम बात कर लें, यहाँ पर मध्य प्रदेश जेल पहरी है, तो ये हो सकता है यही प्रश्न घूम करके आपके मध्य प्रदेश कांस्टेबल में आ जाए, एमपी एसआई में आ जाए। तो ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए बिना समय गंवाए हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। जब हम एक पानी से भरी बाल्टी को उठाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत बल कौन सा होता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन 1 है घर्षण बल, ऑप्शन 2 है पेशीय बल, ऑप्शन 3 है स्थिर वैद्युत बल, या फिर ऑप्शन 4 है चुंबकीय बल। तो कौन सा बल कार्य करता है जब हम किसी पानी से भरी हुई बाल्टी को उठाते हैं। तो देखिए, हम अपने हाथों से उठा रहे हैं, तो हमारे जो मनुष्य का जो बल होता है वो होता है पेशीय बल, यानी कि जो हमारी पेशियां हैं, मांसपेशियां हैं, उनके द्वारा बल यहाँ पर लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पेशीय बल इसका सही आंसर हो जाने वाला है। बिल्कुल सही बात है, पेशीय बल इसका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। आइए देखते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक अप्रत्यक्ष रोग यानी कि वेक्टर बॉर्न डिसीज है। देखिए, बीमारियों को विभिन्न भागों में यहाँ पर बांटा गया है, प्रत्यक्ष रोग और अप्रत्यक्ष रोगों में यहाँ पर बांटा गया है। तो ऐसी कौन सी बीमारी है जो यहाँ पर अप्रत्यक्ष रोग है, यानी कि वेक्टर बॉर्न डिसीज है। इनमें से एक अलग है। ऑप्शन 1 है हैजा, ऑप्शन 2 है एड्स, ऑप्शन 3 है मलेरिया और ऑप्शन 4 है तपेदिक। तो बताइए कौन सी ऐसी बीमारी है जो अप्रत्यक्ष रोग जिसे कहा जाता है। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका मलेरिया। तो मलेरिया जो बीमारी है उसे अप्रत्यक्ष रोगों में यहाँ पर रखा है, वेक्टर बॉर्न डिसीज में रखा है। बाकी ये तीनों के रोग जो ऊपर दिए हुए हैं आपको, हैजा, एड्स और तपेदिक, ये तीनों के तीनों रोग प्रत्यक्ष रोगों में आते हैं। आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर मलेरिया बिल्कुल सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किन संरचनाओं के पास अगली पीढ़ी के लिए जानकारियां होती हैं। ऑप्शन 1 है डीएनए, ऑप्शन 2 है आरएनए, ऑप्शन 3 है प्रोटीन और ऑप्शन 4 है नाभिक। तो किसके पास अगली पीढ़ी की जानकारियां होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डीएनए। देखिए, किसी की भी अगली पीढ़ी की जानकारी हमको प्राप्त करनी होती है। मान लीजिए किसी की जानकारी ये प्राप्त करनी है कि ये इसका पुत्र है या नहीं है, तो क्या कराते हैं, डीएनए टेस्ट कराते हैं। ठीक है, तो डीएनए टेस्ट में जो है वो अगली पीढ़ी की जानकारियां वहां पर होती हैं, डीएनए के पास होती हैं, इसलिए हम डीएनए टेस्ट कराते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डीएनए। ठीक है, तो डीएनए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो देखिए, मजबूत और गैर लचीला संयोजी ऊतक इनमें से कौन सा है। ऑप्शन 1 है कंडरा जिसे टेंडन कहते हैं, ऑप्शन 2 है उपास्थि जिसे कॉर्टिलेज कहते हैं, ऑप्शन 3 है बोन जिसे हड्डी भी कहते हैं, और ऑप्शन 4 है स्नायु जिसे लिगामेंट कहते हैं। तो ऐसा कौन सा इसमें से भाग है जो मजबूत है और लचीला भी नहीं है। तो इसका आंसर आपको पता चल ही गया होगा। तो हड्डी जो बोन होती है वो बिल्कुल बहुत ही मजबूत होती है और लचीली नहीं होती है। हड्डी से मान लीजिए जैसे कोई किसी में कम जो मांस है, जैसे ऐसे मान लीजिए कोई कमजोर है, ठीक है, कहते हैं अरे एकदम हड्डी सा दिख रहा है, तो वो अगर अपने हाथ से मार देना, तो कहीं भी मार दे तो बहुत तेज लगती है। क्यों? क्योंकि जो उसकी हड्डी होती है उस पर जो आपकी चर्बी होती है वो जमा नहीं होती है, तो सीधे हड्डी से प्रहार होता है। तो हड्डी क्या होता है, बहुत ही कठोर होता है और लचीला नहीं होता है, जिसकी वजह से उसका प्रहार बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लगता है। तो हड्डी है जिसे बोन कहते हैं, तो मजबूत और गैर लचीला संयोजी ऊतक होता है। तो हड्डी इसका सही आंसर हो जाने वाला है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। देखिए, प्रश्न नंबर 5 आ रहा है। तो प्रश्न नंबर 5 है, एक खेती योग्य क्षेत्र में अवांछित पौधा है, यह पोषक तत्वों, आश्रय और सूरज की रोशनी के लिए मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। इनमें से ऐसा कौन सा पौधा है जो मतलब कि जो आपकी फसल बोई गई है उसको या तो मतलब सूरज की रोशनी नहीं देने देगा, ठीक है, कोई पोषक तत्व आपने डाला तो खुद ही खा लेगा, भाई फसल को लेने ही नहीं देगा, बोला पहले हमको दो फिर तुम बाद में खाइयो, कुछ भी बचेगा वो बाद में मिलेगा, पहले मैं खाऊंगा। तो ऐसा कौन सा पौधा है। ऑप्शन 1 है खरपतवार, ऑप्शन 2 है मैदानी कीट, ऑप्शन 3 है भंडारण कीट और ऑप्शन 4 है फसल। तो फसल तो है ही भाई, फसल क्यों खाएगी, फसल के लिए तो हम डाल ही रहे हैं। तो वो ऐसा पौधा कौन सा है जो खेती योग्य क्षेत्र में अवांछित पौधा, जिसको हम चाहते नहीं है। अवांछित का मतलब होता है जिसे हम चाहते नहीं है फिर भी वो हमारे खेत में उग करके आ जाता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा खरपतवार। कहते भी हैं कि खरपतवार को हटा दो वहाँ से। तो खरपतवार एक ऐसा पौधा है जो मतलब कि हमने जैसे मान लीजिए अपने फसल के लिए कोई अच्छी सी खाद डाल दी तो पहले खाद के सारे पोषक तत्वों को सोख लेगा। सूरज की रोशनी आ रही है तो फसल के ऊपर छा जाएगा और सूरज की रोशनी को अपने अंदर अवशोषित कर लेगा। यानी कुल मिलाकर के हमारे फसल के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। खरपतवार एक ऐसा ही पौधा है। इसका आंसर खरपतवार हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 यहाँ पर आ रहा है, हीलियम के 16 ग्राम में परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए जबकि हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4.0 यहाँ पर दिया हुआ है। ऑप्शन 1 है 24.09 गुणा 10 की घात 23, ऑप्शन 2 है 6.02 गुणा 10 की घात 23, ऑप्शन 3 है 1.505 गुणा 10 की घात 23 और ऑप्शन 4 है 16 गुणा 6.02 गुणा 10 की घात 23। तो देखिए इसका आंसर है आपका 24.9 गुणा 10 की घात 23। इसको निकालना हम आपको बता देंगे जब हम अपनी लाइव क्लास लेंगे, तो हम आपको एक तरीका बता देंगे, एक सूत्र बता देंगे कैसे परमाणुओं की संख्या वहाँ पर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आप याद कर लीजिए कि हीलियम के 16 ग्राम परमाणुओं में जो संख्या होती है वो 24.09 गुणा 10 की घात 23 होती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो देखिए एक परमाणु के नाभिक की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई थी? ऐसा कौन सा प्रयोग किया गया था जिसके द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज की गई थी? ऑप्शन 1 है जे थॉमसन प्रयोग, ऑप्शन 2 है चैडविक प्रयोग, ऑप्शन 3 है रदरफोर्ड का स्वर्ण पन्नी प्रयोग और ऑप्शन 4 है मिल्कन का तेल ड्रॉप प्रयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड का स्वर्ण पन्नी प्रयोग। जो है रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उससे पता चला था कि एक परमाणु के नाभिक की खोज भी होती है, यानी कि एक परमाणु में नाभिक होता है, इसकी खोज यहाँ पर रदरफोर्ड के स्वर्ण पन्नी प्रयोग के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये प्रश्न कई एग्जाम्स में आया हुआ है, इसीलिए मैं कहता हूँ ये सारे प्रश्न घूम फिर करके एमपी के सभी एग्जाम्स में घूमते रहते हैं और ये जो साइंस के प्रश्न हैं यही साइंस के प्रश्न आपको रेलवे में भी देखने को मिलने वाले हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। इसका आंसर रदरफोर्ड का स्वर्ण पन्नी प्रयोग है। देखिए प्रश्न नंबर 8, देखिए जंग का रासायनिक सूत्र क्या है, ये आपसे पूछा गया है। FeCl2, ऑप्शन 2 है FeO, ऑप्शन 3 है Fe3O4 और ऑप्शन 4 है Fe2O3। तो ये फैक्ट वाला प्रश्न है। तो जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा Fe2O3 जंग का रासायनिक सूत्र होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो देखिए प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है, एक माचिस की डिबिया की लंबाई मीटर के पैमाने पर रखकर मापी जाती है। यदि एक सिरा 25.7 सेंटीमीटर है और दूसरा सिरा जो है 29.2 सेंटीमीटर है तो माचिस की डिबिया की वास्तविक लंबाई क्या होगी? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है। चलिए आपका पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन 2 है 3.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन 3 है 25.7 सेंटीमीटर और ऑप्शन 4 है 29.2 सेंटीमीटर। तो आपको कुछ मत कीजिए, आप 29.2 सेंटीमीटर जो है उसमें से 25.7 सेंटीमीटर को जब आप घटा देंगे तो 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो माचिस की डिबिया की जो वास्तविक लंबाई होगी वो 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 3.5 सेंटीमीटर सही आंसर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो देखिए खोखली ईंटों के बने बाहरी दीवारों वाले घर कैसे होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन 1 है सस्ते होते हैं, ऑप्शन 2 है हवा को फंसाते हैं और गर्मियों में कमरे को ठंडा रखते हैं, ऑप्शन 3 है आसानी से विघटित हो जाते हैं और ऑप्शन 4 है अधिक मजबूत होते हैं। इसका आंसर है हवा को फंसाते हैं और गर्मियों में कमरे को ठंडा रखते हैं। अगर खोखली ईंटों से जब घर बनाए जाते हैं तो सीधे सीधे आप एक बात सोचिए, जैसे गाँव में पहले कच्चे घर बनते थे जो मिट्टी के बनते थे, तो मिट्टी क्या होती थी, अंदर से खोखली होती थी। तो जैसे कोई हवा चल रही है तो मिट्टी हवा को अपने अंदर फंसा लेती थी, जिसकी वजह से वो कमरा पूरा ठंडा रहता था। भाई एकदम देसी एसी का वहाँ पर मज़ा आता था। तो क्या होता है कि जो खोखली ईंटों के घर बने होते हैं वो भी अपने अंदर हवा को फंसा लेते हैं और गर्मियों में कमरे को ठंडा रखते हैं। भाई एसी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है अगर आप खोखली ईंटों से घर को बनवाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो ये रहा प्रश्न नंबर 11। यदि एक वस्तु समतल दर्पण के सामने उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है तो निर्मित प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, ये आपसे पूछा गया है। समतल दर्पण की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन 1 है वस्तु के पीछे 20 सेंटीमीटर पर, ऑप्शन 2 है दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर पर, ऑप्शन 3 है वस्तु के पीछे 10 सेंटीमीटर पर और ऑप्शन 4 है दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर पर। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर पर। देखिए समतल दर्पण की बात की जा रही है तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो जितना यहाँ पर आगे बनेगा उतना ही दर्पण
दर्पण के पीछे बनेगा। तो देखिए यहाँ पर दर्पण के सामने जो वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर आगे बन रहा है, तो उतना ही समतल दर्पण के पीछे ही बनेगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे भी यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। समतल दर्पण की बात देखिए, सम का मतलब समान, ऐसे याद कर लीजिए। तो समतल दर्पण जो भी प्रतिबिंब जितना आगे बनेगा उतना ही पीछे बनेगा, ऐसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो देखिए प्रश्न नंबर 12 है, खमीर का उपयोग अल्कोहल और वाइन के व्यावसायिक उत्पादन के लिए किया जाता है, सूक्ष्म जीवों की किस श्रेणी से यह संबंध रखता है। तो खमीर के बारे में पूछा गया है कि खमीर जो है वो सूक्ष्म जीवों की किस श्रेणी से संबंध रखता है। ऑप्शन 1 है कवक या फंजाई, ऑप्शन 2 है बैक्टीरिया यानी जीवाणु, ऑप्शन 3 है प्रोटोजोआ और ऑप्शन 4 है एल्गाई या फिर शैवाल। तो देखिए जो खमीर होता है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो वाइन यानी शराब बनाने में किया जाता है, और जो है तो ये बस व्यावसायिक उत्पादन में किया जाता है। तो शराब बनाने के लिए खमीर का उपयोग किया जाता है, और आपसे यही पूछा गया है कि सूक्ष्म जीवों की किस श्रेणी में आता है। तो खमीर जो होता है वो कवक या फिर फंजाई की श्रेणी में आता है। आगे आपसे पूछा जा सकता है कि खमीर क्या है, तो खमीर एक कवक है या फिर फंजाई जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कवक, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, यानी कवक से संबंध रखता है खमीर। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 13। तो देखिए एक विद्युत घंटी को एक बेल जार के अंदर रखा गया है जो हवा बंद है, यानी उसमें पहले हवा भरी हुई है। अब क्या हुआ, यदि घंटी बज रही है तो वायु को धीरे धीरे एक निर्वात पंप की मदद से हटा दिया जाता है। देखिए जब बेल के अंदर बज रही थी तो अंदर वायु थी, तो आपको आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, क्योंकि यहाँ पर जैसे ध्वनि है तो ध्वनि को क्या है कि एक माध्यम की आवश्यकता होती है कहीं पर जाने के लिए। जब हवा है तो हवा में अणु है तो आपको घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही। अब क्या किया जाता है कि एक निर्वात पंप उसमें डाल दिया जाता है और हवा को पूरी तरह से बाहर निकाल लिया जाता है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन 1 है हवा स्तंभ के कंपन का आयाम घटता है, ऑप्शन 2 है हवा स्तंभ के कंपन की संख्या घटती है, ऑप्शन 3 है स्ट्राइकर के कंपन की संख्या घटती है, और ऑप्शन 4 है स्ट्राइकर के कंपन की संख्या बढ़ती है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा हवा स्तंभ के कंपन का आयाम घटता है। देखिए जैसे ही हवा बाहर निकाल ली जाएगी तो अब क्या होगा, जो उसके अंदर कंपन हो रहा होगा उसका आयाम घट जाएगा। जैसे जैसे हवा बाहर निकालते जाएंगे तो माध्यम की संख्या यहाँ पर घटती जाएगी, तो जो आयाम होता है कंपन का आयाम जो होता है वो एकदम घट जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो आयाम है हवा के स्तंभ का आयाम है वो घट जाएगा, यानी कि जो हवा कंपन कर रही थी, आपको कंपन जो सुनाई दे रहा था वो बिल्कुल धीरे धीरे खत्म हो जाए, क्योंकि आयाम जो है वो धीरे धीरे घटने लगता है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर धीरे धीरे घटने लगती है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो प्रश्न नंबर 14 है, इसके बारे में तो आपने कई बार पढ़ा हुआ होगा, और हमने जो आपकी साइंस की जो आपने प्लेलिस्ट बनाई है स्पेशली रेलवे वालों के लिए, उसमें भी हमने आपको ये प्रश्न कराया हुआ है। अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी हो तो एक बार चैनल में जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी, और हम डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दे देंगे। तो साइंस जरूर वहाँ पर जाकर देख लीजिए, क्योंकि साइंस हमने बहुत अच्छे लेवल का वहाँ पर कवर किया है। रेलवे के साइंस के प्रश्नों को हमने वहाँ पर कवर किया हुआ है, विस्तार से जानकारी दी हुई है। देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में किया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन 1 है कपड़ा उद्योग में डाई के रूप में, ऑप्शन 2 है कृत्रिम शर्करा के रूप में, ऑप्शन 3 है उर्वरक के रूप में, और ऑप्शन 4 है अम्लता नाशक के रूप में। इसका आंसर हो जाएगा अम्लता नाशक के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के एक उदाहरण हम आपको दे दें, तो देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो होता है जैसे मान लीजिए आपके पेट में एसिडिटी बन गई है, आपने प्रचार भी देखा होगा, इनो काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, ये प्रचार आपने देखा होगा। तो जो इनो होता है वो आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, यानी कि अम्लता नाशक होता है। तो अम्ल को नाश कौन करेगा, क्षार नाश करेगा। तो क्षार जो है वो इनो आपका क्षार है, उसको पीते ही अम्ल जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और वहाँ पर क्षार आ जाता है। तो क्या होता है, अम्लता नाशक का काम करता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इनो आपका क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। देखिए भूकंप क्षेत्र में किस प्रकार की इमारतें अधिक सुरक्षा प्रदान करती हैं ये आपसे पूछा गया है। जैसे जापान में बहुत अधिक भूकंप आता है, ठीक है, इधर गुजरात की तरफ चले जाइए, भुज और कच्छ में चले जाइए, यहाँ पर बहुत ही अधिक भूकंप आता है। तो ऐसे क्षेत्र में कैसी इमारतें बनाई जाएं ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन 1 है भूकंप रोधी इमारतें, ऑप्शन 2 है बहुमंजिला इमारतें, ऑप्शन 3 है मिट्टी और पंख से बनी इमारतें, और ऑप्शन 4 है कांच और ईंटों से बनी इमारतें। तो इसका आंसर आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं।
भूकंप रोधी जो इमारतें होती हैं वो यहाँ पर बनाई जानी चाहिए भूकंप के क्षेत्र में। ये भूकंप रोधी इमारतें क्या होती हैं, तो एक विशेष प्रकार की इमारतें होती हैं, इसमें सरिया विशेष प्रकार का लगाया जाता है, ईंटें विशेष प्रकार की लगाई जाती हैं, नींव आपको कैसी रखनी है ये आपको स्पेशली बताया जाता है। तो भूकंप रोधी जो इमारतें होती हैं, ऐसी इमारतें आप भूकंप क्षेत्र में बनाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। यानी गुजरात भुज में चले जाइए, कच्छ में चले जाइए, इधर जापान साइड में, तो वहाँ पर क्या होता है, भूकंप रोधी इमारतें यहाँ पर बनाई जाती हैं। कुछ विशेष प्रकार की इमारतें होती हैं, कुछ विशेष प्रकार के यहाँ पर चीज़ों का यहाँ पर इसमें मिलाया जाता है, जिससे कि भूकंप रोधी इमारतों का यहाँ पर निर्माण होता है। तो बड़ा आसान सा प्रश्न था। प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन 1 है नमक प्राप्त करने के लिए समुद्र के पानी का वाष्पीकरण, ऑप्शन 2 है मीथेन का जलना, और ऑप्शन 3 है कपूर का ऊर्ध्वपातन, और ऑप्शन 4 है कॉफ़ी में चीनी का घुलना। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, हमने आपको पहले ही बताया कि जो अभिक्रिया, मान लीजिए कोई चीज़ हो गई तो आप उसको दोबारा वैसे का वैसा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे दही का जमना, दही एक बार जम गया तो आप दूध प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब जैसे अपने घर में खिचड़ी बनाई तो पहले क्या होता है कि आप चावल और दाल को अलग रखते हैं, तो भौतिक परिवर्तन कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने चावल और दाल को मिला दिया और आपने खिचड़ी बना दी, अब उसमें से आप चावल और दाल को अलग नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो इसमें से एक है मीथेन का जलना। मीथेन जब जल जाएगा तो उसकी राख भी नहीं बचती भाई, ठीक है। तो मीथेन का जलना क्या है, यहाँ पर मीथेन को एक बार जला दिया आपने तो आप दोबारा मीथेन यहाँ पर प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मीथेन एक गैस है। तो गैस तो वैसे भी आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं, सिलेंडर में भरी हुई होती है। आप उसको खोल करके गैस को जला देंगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है, यहाँ पर आपको बिल्कुल हवा में घुल जाएगी, तो वहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। इसका सही आंसर है मीथेन का जलना। तो प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। तो देखिए निम्न में से कौन सा टेस्टर कम संवेदनशील होता है। ऑप्शन 1 है एक टेस्टर जिसमें एलईडी का प्रयोग किया गया हो, ऑप्शन 2 है एक टेस्टर जिसमें एक चुंबकीय द्विसूचक यानी कि मैग्नेटिक कंपास का उपयोग किया गया हो, ऑप्शन 3 है एक टेस्टर जिनमें एक उच्च तापन तंतु जो होता है हीटिंग फिलामेंट का उपयोग किया गया हो, ऑप्शन 4 है एक टेस्टर जिसमें कम वाट के बल्ब का प्रयोग किया गया हो। इसका तो आंसर ही दिख गया। तो एक टेस्टर जिसमें एक उच्च वाट तापन तंतु यानी कि हीटिंग फिलामेंट का प्रयोग किया गया हो, तो वो बिल्कुल सही होता है यहाँ पर। और कम संवेदनशील होता है हीटिंग फिलामेंट। संवेदनशील से तात्पर्य क्या है, देखिए आपने मान लीजिए कि टेस्टर का उपयोग किया, ठीक है, तो वो बार बार कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम बताता है, तो संवेदनशीलता काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप वहाँ पर उच्च वाट वाली जो है तापन तंतु यानी हीटिंग फिलामेंट लगा देते हैं तो बिल्कुल सही आपको यहाँ पर बताया जाएगा कितना वोल्टेज है, बिल्कुल सही बताएगा। यानी कि बहुत कम यहाँ पर संवेदनशील होता है अगर आप उसमें हीटिंग फिलामेंट लगा देते हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। तो देखिए ये भी आपका डेरिवेशन वाला प्रश्न है, तो इसको आप देख लीजिए, हम जब सॉल्व कराएंगे तो आपको हम बता देंगे अपने लाइव क्लास में। निम्नलिखित में से किसका वजन सबसे अधिक है। परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर दिया हुआ है, Ag यानी रजत का जो है, सिल्वर जो है उसका दिया हुआ है 108, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 और नाइट्रोजन का यहाँ पर दिया हुआ है 14। तो यहाँ पर आप वैसे ही बड़े आसानी से आंसर लगा सकते हैं। आइए देख लेते हैं, 1 ग्राम कार्बन का सबसे अधिक होगा परमाणु द्रव्यमान, या फिर जो नाइट्रोजन के परमाणु का 0.5 ग्राम अगर अणु ले लेते हैं उसका द्रव्यमान अधिक होगा, रजत के 10⁻25 परमाणु द्रव्यमान अधिक होगा, या फिर CO2 अणुओं के 10⁻25 अणु यहाँ पर अधिक होगा। तो देखिए यहाँ पर Ag जो है उसका पहले से ही परमाणु द्रव्यमान 108 दिया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर Ag यानी रजत है। इसका आंसर हो जाएगा रजत के 10⁻23 परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक वजन होगा, ठीक है। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो रजत यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, परमाणु द्रव्यमान जिसका ज़्यादा होगा उसका वजन भी सबसे ज़्यादा होगा। बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं, यहाँ पर सामने लिखा हुआ है कि Ag जो है यानी रजत जो है उसका परमाणु द्रव्यमान 108 है। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 19। आइए पूरा देखते हैं। तो बर्फ के गलनांक को निर्धारित करने के लिए एक थर्मामीटर को बर्फ से आधे भरे हुए एक बीकर में डाल दिया जाता है और कमरे के तापमान पर रख दिया जाता है। किस थर्मामीटर रीडिंग को बर्फ के गलनांक के रूप में लिख लेना चाहिए, यानी कि सही तापमान यहाँ पर बर्फ का क्या होगा गलनांक, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसी किस स्थिति में हम सही लिख लें कि हमको बिल्कुल सही पता चल जाए। ऑप्शन 1 है तापमान जब ली गई पूरी बर्फ पिघल जाती है और पानी शेष रह जाता है, तब बिल्कुल सही होगा गलनांक। या फिर तापमान जब बर्फ पिघलना शुरू होती है, या फिर जब एक विशेष तापमान पर थर्मामीटर में पारद का स्तर जो है वो स्थिर हो जाता है। या ऑप्शन 4 है जब तापमान -2 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ना शुरू हो जाता है।
तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए थर्मामीटर में पारा भरा हुआ होता है और पारे से ही पता चलता है कि गलनांक या फिर टेम्परेचर कितना है। तो पारा जब एक जगह पर स्थिर हो जाएगा तब हम सही बता सकते हैं कि इतना गलनांक है। अगर वो ऊपर नीचे होता रहा तो आप नहीं बता सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा एक विशेष तापमान जब थर्मामीटर में जो पारा भरा हुआ है उसका स्तर बिल्कुल स्थिर हो जाए, यानी कि पारा एक निश्चित टेम्परेचर पर रुक जाए, तब वो सही तापमान होगा। तब हम बता सकते हैं कि तब जो थर्मामीटर में बर्फ़ की गलनांक जो है वो लेना बिल्कुल सही होगा। इसका आंसर है जब एक विशेष तापमान पर थर्मामीटर में पारा का जो स्तर है, जिसे पारद कहते हैं, बिल्कुल स्थिर हो जाए, तब बिल्कुल सही यहाँ पर तापमान हमको पता चलेगा। तो ये तो आप पहले भी जानते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप डॉक्टर के पास गए, आपको फीवर है, तो अब तो इलेक्ट्रिकल खैर वो चलने लगे हैं थर्मामीटर। पहले क्या होता था कि जो थर्मामीटर होते थे उसमें पारा वाला थर्मामीटर होता था, आपके जीभ के नीचे लगा देते थे और फिर थोड़ी देर बाद निकाल लेते थे। तो जब पारा होता था वो एक जगह पर स्थिर हो जाता था, तो उनको सही तापमान का पता चल जाता था कितना टेम्परेचर है। अब भी कहीं कहीं प्रयोग होता है, लेकिन अब ज़्यादातर जो है वो आपका डिजिटल वाला थर्मामीटर का यूज़ किया जाने लगा है। तो पारे से ही पता चलता है कि जो टेम्परेचर है वो कितना है। यहाँ पर पारा ही बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 20 जो आपका आखिरी प्रश्न है, आइए देखते हैं। भोजन तैयार करने के लिए हरे पौधे निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण के बारे में घुमा करके आपसे प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन 1 है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट, फास्फेट और सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन 2 है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, खनिज और सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन 3 है ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट और सूर्य का प्रकाश। और ऑप्शन 4 है ऑक्सीजन, नाइट्रेट, सल्फेट और सूर्य का प्रकाश। तो देखिए जहाँ पर भी आपको ऑक्सीजन दिख रहा है तो बिल्कुल अलग, मतलब काट दीजिए ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की आवश्यकता तो हमको होती है और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। तो जो पौधे होते हैं वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो ऑक्सीजन वाला तो पहले ही हट जाने वाला है, 3 और 4 तो बिल्कुल हट ही गया। अब 2 में कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए, खनिज चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो पहले वाले में तो पानी है नहीं, तो पहला वहाँ से हट जाएगा। तो ऑप्शन आपका दूसरा बिल्कुल सही होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, खनिज और सूर्य का प्रकाश, ये 4 चीज़ें चाहिए तो पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। तो पौधे क्या करते हैं, हमको जो है ऑक्सीजन देते हैं और खुद हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, खनिज और सूर्य का प्रकाश। तो ये थे 20 प्रश्न जो कि जेल पहरी 29 सितंबर 2018 के सुबह 9 बजे वाले एग्जाम्स में आए थे। तो हमने ये 20 प्रश्न आपको सॉल्व करा दिए हैं। ये केवल जेल पहरी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, रेलवे की बात करें, एमपीएसआई और एमपी पुलिस में यही प्रश्न घूम घूम करके आने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे अगर आप हमारा उत्साह बढ़ाते रहेंगे। लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जहाँ पर मैथ नहीं होता है वहाँ पर साइंस आपको परेशान करने वाली होती है। तो देखिए साइंस आपके लिए हम ऐसे डिस्क्रिप्टिव में आपको जानकारी देते रहेंगे। स्पेशली साइंस की हमारी जो वीडियो है वो ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट हमने बना करके रखी हुई है चैनल के अंदर, जाकर के आप उस प्लेलिस्ट पर जरूर जाकर के विजिट कीजिए, क्योंकि वो प्लेलिस्ट हमने स्पेशली रेलवे वालों के लिए बनाई है, जहां पर हमने एमपीपीबी के एएनएम के क्वेश्चन लिए हैं और एएनएम वाले जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी अच्छे लेवल के होते हैं। तो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों को, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही एमपी के सभी पेपर को हम सॉल्व कराने वाले हैं, चाहे एमपीएसआई की बात करें और एमपी कांस्टेबल की बात करें। अभी फिलहाल जेल पहरी का एग्जाम चल रहा है, इसलिए हम जेल पहरी के प्रीवियस एग्जाम्स पेपर को सॉल्व करा रहे हैं टॉपिक वाइज। इससे पहले 2 टॉपिक हम क्लियर करा चुके हैं, यानी हिंदी और जनरल साइंस, वो जनरल स्टडीज़ को हम क्लियर करा चुके हैं। यहाँ पर हम जनरल साइंस आपके लिए लेकर के आए हैं। मैथ हम अपने जो हमारा लाइव वीडियो होता है उसमें हम आपको सॉल्व करा देंगे, क्योंकि मैथ तो सॉल्व कराना होता है। ठीक है, तो जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।